अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मुल्क में जो हालात 72 वाला के बाद हुए, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन पे गई और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुल्क के अंदर कम होते चले गए, तो उसके रिस्पांस में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानीज़ ने एम्प्लॉयमेंट के लिए मिडल ईस्ट और अमेरिका वगैरह की तरफ रुख किया। अब इस्टीमेट किया जा रहा है कि तकरीबन 8 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो पूरे दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ के हालात से मजबूर होकर बाहर गए, वो वहाँ गए हैं और उन्होंने अपने मुल्क के लिए बड़ी खिदमत की है, बहुत पैसे भेजे हैं। ये 8 मिलियन लोग तकरीबन आजकल 7.8 बिलियन, तकरीबन 8 ट्रिलियन आप कह लें, डॉलर्स रेमिटेंस की सूरत में भेज रहे हैं, जो पाकिस्तान के मईशत को बहुत बड़ा सहारा दे रही है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो है 17 करोड़ लोग जो हम मिल के करते हैं, वो सिर्फ 20 बिलियन डॉलर है, जबकि आजकल हमारी इंपोर्ट जो है वो 40 बिलियन डॉलर की है। तो ये जो 20 बिलियन का गैप है, उसमें तकरीबन 7-8 बिलियन जो है ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फिल कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये पैसे ना आ रहे होते तो इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ही बुरे होते। ये लोग ना सिर्फ मुल्क को एज ए होल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्सटेंडेड फैमिली को भी बहुत सपोर्ट देता रहा है पिछले 30 साल से। अगर ये सपोर्ट हासिल ना होती तो पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत बेइंतहा होती और बहुत ज़्यादा मिजरी होती। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है एक बहुत अहम शख्सियत को, जो नॉर्मली नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं और आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। इनका नाम है हसन मुबीन कुरैशी साहब, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। हसन मुबीन साहब, आपके प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम टू द प्रोग्राम। हसन मुबीन साहब, वैसे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और उनके एज सच कोई इतना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन ये OPIF आप लोगों ने जो आपके 88 में मैं ख्याल आप लोगों ने बनाया था, इसका क्या मकसद है और क्यों आपने महसूस किया कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए? ये तारिक साहब, जब मैं 1988 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था, आई वाज इन न्यूयॉर्क एंड यू वर इन सऊदी अरेबिया। वी थॉट दैट वी शुड, आई वाज इन बहरीन। अच्छा, वी थॉट दैट वी शुड कम अप विद सम ऑर्गेनाइजेशन that can survive Pakistanis living outside Pakistan। तो उसमें हुआ ये कि हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। मिडल ईस्ट में इसका एक ऑफिस बनाया, एक नॉर्थ अमेरिका में बनाया। हमने वो एस्टेब्लिश किया वहाँ पे ऑफिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में। तो इसका बेसिक मकसद ये था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रेमिटेंस करते हैं, जैसा आपने अभी बताया कि 8 बिलियन के करीब रेमिटेंस हुई है, रिकॉर्ड रेमिटेंस हुई है इस साल, और 8 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं। तो ये इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट के इसको वो कर रहे हैं। इसको मेरा मेन मकसद ये था कि हम इसको बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ऑर्गेनाइज़ करें और उनको उनके हुकूक जो पाकिस्तान में हैं वो दिलवाएं। जैसा कि आपने सुना होगा, नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRI कहलाते हैं। इसी तरह उसमें यह है कि इंडिया से कोई भी आदमी अगर कोई 200 साल पहले या 100 साल पहले भी गया है, ही इज इंडियन, ही इज नॉन रेजिडेंट। वहाँ सेटल हो गया, पासपोर्ट ले लिया, नेशनलिटी ले ली, वहाँ का प्रेसिडेंट भी बन गया, फिर भी वो इंडियन है। जी हाँ, प्रेसिडेंट की जैसे आपने मिसाल दी, फिजी में हुआ था और इंडियन फोर्सेस भी वहां पर गई उसको हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। गयाना में भी हुआ था। जी जी, बहुत बड़ी बात है इंडियंस की है। तो आप लोग भी यही चाहते थे कि आपकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जैसी हैसियत दी जाए, इररिस्पेक्टिव के दे आर नेशनल्स और नॉट एट द मोमेंट। जी हाँ, they should continue to be considered as Pakistanis। जी हाँ, उसमें अब जो उनकी जनरेशन्स आ रही हैं, जैसे इंडियंस की जनरेशन्स जो कनाडा में सिखों की जनरेशन्स पल रही हैं, वो कभी इंडिया नहीं आते, लेकिन दे कंट्रीब्यूट फॉर इंडिया। जो उनके रिलेटिव्स हैं, जैसे हमारे यहाँ भी यही है। हमारे यहाँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अगर आप कभी गए हो
तो वहाँ पे इतना आपको लगेगा नहीं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है कोई। इवन बार्बर शॉप्स जो हैं वो इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, और जो उनमें जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो सारे इंग्लैंड से, वो मीरपुर के जो लोग वहाँ रहते हैं इंग्लैंड में वो बेचते हैं, एंड दे आर द ओनर्स ऑफ दोज शॉप्स इन आज़ाद कश्मीर। अच्छा, ये जो आप लोगों को कन्विंस करते रहे 88 से कि भाई आप लोग इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर जाओ, जी जी, तो उसकी क्या बेसिस है? क्यों लोग पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट लेके आए? अगर पाकिस्तान इतनी अच्छा था तो वो छोड़ के गए क्यों? देखिए, पाकिस्तान इसलिए छोड़ के गए कि यहाँ के जो माशी हालात थे, जो यहाँ के टैक्सेस का सिस्टम था, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, उसकी वजह से गरीब से गरीबतर होता जा रहा था। लेकिन जब मैं ज़रा थोड़ा पीछे चले जाऊँगा, 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इंडिया बना, तो इंडिया में सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उन्होंने ख़त्म कर दी। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से लैंड रिफॉर्म्स के तहत जो जागीरदारी सिस्टम था वो उन्होंने ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। इवन बांग्लादेश में भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जी हाँ, सब ज़मीनें बढ़ गई और वो आम आदमी जो है उसमें वो। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में आज भी आपकी पार्लियामेंट में जो है वो तकरीबन 60% जो है वो जागीरदार और वडेरे हैं। बहुत कम परसेंटेज है जो, जैसे MQM की पार्टी है, इन्होंने जो है वो मिडिल क्लास से ये लोग लेके आए। पीपल्स पार्टी भी काफ़ी हद तक नीचे से लोगों को लेके आती है, लेकिन उसमें वडेरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली जो पाकिस्तानीज़ का जो राइट्स है वो उनको यहाँ नहीं मिल रहा था 60s 70s तक जो है। तो इस वजह से लोग माशी बदहाली की वजह से ये मुल्क छोड़ के गए, वरना कौन अपना मुल्क जो है वो छोड़ना चाहता है। तो ठीक है, अभी जो वक्ती मसाइल 60s का आपने जिक्र किया, 70s का, इन द लॉन्ग रन आप लोगों की क्या रीडिंग है पाकिस्तान के बारे में? आप समझते हैं कि ये मुल्क ठीक हो जाएगा या ये मजीद खराबी होता चला जाएगा? नहीं, देखिए, लॉन्ग रन में तो मुझे बहुत उम्मीद है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान। और यहाँ जो है वो इंशाल्लाह हम लोग, चूँकि हम लोगों का रोल मॉडल, हम लोग तो रोल मॉडल थे बहुत से मुल्कों के। 60s में कोरिया का हम लोग रोल मॉडल थे। कोरिया ने आप देखा कितने तरक्की की। चाइना हमसे पीछे था, अब आज चाइना और इंडिया देख लें कहाँ आ गया। मेरे ख्याल से अगले 25-30 साल में पाकिस्तान भी जो है वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है, अगर यहाँ के हुक्मरान जो हैं वो चाहें और वो कंट्रीब्यूट करें उसी तरह कि आवाम का ख्याल करें, जो सही पॉलिसी हैं। और सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है यहाँ पे, और जो फाटा में और इधर जो आप देख रहे हैं आजकल जो तहरीकें चल रही हैं, वो तो लोग कहते हैं कि वो इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट हैपेंड आफ्टर 72 वगैरह। आपके ख्याल में टर्निंग पॉइंट क्या था कि पाकिस्तान, जैसा आपने कहा शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था, 60s तक भी कोरिया वगैरह से बेहतर था, वो कौन सा पॉइंट था जिस पे वो आके पाकिस्तान पीछे की तरफ चला गया, ये मुल्क आगे निकल गया? टर्निंग पॉइंट देखें, हमेशा जब भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप आएगी किसी भी मुल्क में तो लोगों की आवाज़ दब जाती है। लोग अपनी जो है आवाज़ को, जैसे अब आजकल जैसे मीडिया आज़ाद हो गया है, ऐसे पहले कभी नहीं था पाकिस्तान में। तो अयूब खान का मार्शाल्लाह कहते हैं बहुत अच्छा था, बहुत इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? मुल्क जो है वो दो हिस्सों में बट गया। मैं जो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगालीज थे वो बहुत डिप्राइव्ड फील करते थे हमेशा से, और जब ख़ास तौर से कराची से ये कैपिटल इस्लामाबाद ले गया अयूब खान, तो बंगाली ने जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्रीवेशन महसूस किया, इसलिए कि कराची में बंगाली जो है वो काफ़ी इजी फील करता था। यहाँ का क्लाइमेट, ये आना जाना, लोग भी, ये वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान डाउनवर्ड स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद हर 10 साल के बाद एक मिलिट्री डिक्टेटर जो है वो आ जाता है, और वो 10-11 साल जो है वो वन मैन रूल चलता है, और उससे जो है वो बड़ी सुपर पावर्स जो हैं वो भी सही रहती हैं, इसलिए उनको एक आदमी से डील करना होता है, पार्लियामेंट से डील नहीं करना होता है, मेंबर लेजिस्लेचर से डील नहीं करना होता है, इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। उनको उनकी बातें उसको हर हाल में सुननी पड़ती हैं। तो ये बताइए कि अब जो आप लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो ला रहे हैं, आप भी खासा इन्वेस्टमेंट लाए हैं, आपके बहुत सारे साथी लाए, तो किस सेक्टर में आप लोगों का ध्यान ज़्यादा है? किस सेक्टर में आप रेकमेंड कर रहे हैं कि लोगों को? हाउसिंग सेक्टर जो है जी, वो काफ़ी यहाँ पे पोटेंशियल है पाकिस्तान में। हाउसिंग सेक्टर में लोग इन्वेस्ट करना भी पसंद करते हैं, इसलिए कि उनको एक नज़र आ रही होती चीज़ अपनी। हाउसिंग में तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, वो जी हाँ, टेनेंसी राइट, जी टेनेंसी राइट्स को अगर यहाँ सही कर लें, जो अमेरिका में जिस तरह लैंडलॉर्ड्स के जो राइट होते हैं
उस तरह अगर कर लें तो बहुत। वहाँ क्या राइट्स है, मतलब अगर कोई आपका घर पे कब्जा कर ले तो आप क्या करेंगे? या वहाँ पे न्यूयॉर्क में मैं था तो वहाँ पे 3 महीने के बाद एविक्शन लॉ है। अगर 1 महीने के बाद आप रेंटल नहीं देंगे तो वो कोर्ट में मामला चला जाता है। और वो कोर्ट को इतनी पावर्स हैं कि वो आपको निकाल बाहर करता है। तो वहाँ का कोई लोकल बदमाश या यूनियन या लोकल पार्टीज वाटीज नहीं आप हेल्प कर सकते? नहीं, ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी जो है वो इन्वॉल्व नहीं कर सकता। जी। जैसे यहाँ भी कानूनन सुने, अगर आप डिग्री वगैरह ले भी ले फेवर में तो आपको इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जी हाँ, पुलिस सपोर्ट नहीं करती या इलाके में जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं तो वो चीज़ें वहाँ इंटरफेयर नहीं करती। देखिए बेसिकली पुलिस जो है ना, अगर पुलिस को आप इंडिपेंडेंट कर दें, इंडिपेंडेंट से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दें, प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है वो पुलिस को बना दें, लोकल पुलिस खास तौर से। मैं जब न्यूयॉर्क में था वहाँ पे जो पुलिस वाले होते थे वो दे हैव टू रिजाइड इन न्यूयॉर्क, they cannot live even in New Jersey, although the New Jersey was across the river, जैसे यहाँ हैदराबाद और कोठरी है, इसी तरह वहाँ का है, लेकिन उनको वहाँ रहना पड़ता था ताकि उनको लोकल लोगों के प्रॉब्लम्स का पता हो, पहचाने उनको, ये मकसद। जी हाँ। तो आपके ख्याल में अगर ये लीगल सिस्टम हम अमेरिका के लेवल पे ले आए, फेडरल मॉर्गेज एजेंसी टाइप की चीज़ बना दें, तो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है हाउसिंग सेक्टर में बाहर से? हाउसिंग सेक्टर में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ से आ सकती है, इसलिए कि मेन जो एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, वो एक मकान ख़रीद के यहाँ पे रेंट पे दे सकता है। अगर उसको ये पता हो कि उसकी जो ये इन्वेस्टमेंट है ये सिक्योर है और वो जब चाहेगा ये मकान खाली करा सकता है, तो वो यकीनन इसमें इन्वेस्ट करेगा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, ये एक आम आदमी भी 2-3 मकान खरीद। रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे बाहर के मुल्कों में होती है, सऊदी अरेबिया वगैरह में हमने यही देखा कि जो भी हमारे कोलिग्स थे उन्होंने यही किया कि 2-2, 3-3 घर बना के किराए पे दे दिए, कहना ये हमारा सिक्योरिटी है फ्यूचर का और हमारे रिटायरमेंट प्लान है। सऊदी अरेबिया में इस्लामी कानून नाफिज है, लेकिन वहाँ भी कोई किसी के घर पे कब्जा नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो वो बहुत ही सेफली और सिक्योरली वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक तो हो गया हाउसिंग सेक्टर, उसके अलावा और से कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप अपने लोगों को रेकमेंड करें कि वो आए और लगाएं? मैं सबसे ज़्यादा कॉटेज इंडस्ट्री जो है उस पर बिलीव रखता हूँ कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो ज़ाहिर बड़ी इंडस्ट्रीज तो नहीं लगा सकते, वो छोटी ही इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसको फ़रोग़ देना चाहिए, छोटे प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पे बनाने चाहिए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक फ्री जोन्स की। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उसमें वो शर्त रख देंगे $100,000 से किसी ने ज़्यादा भेजे तो उसको हम एक प्लॉट उसके बदले। ये फ्री ट्रेड जोन जैसे चाइना में आया उस टाइप का? जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि फ्री ट्रेड जोन्स या इकोनॉमिक फ्री जोन्स जो बनाए चाइना ने, और चाइना ने तो यहाँ तक किया कि वो डिफरेंट कैटेगरीज के बनाए। एक हाई लेवल मटेरियल बनाते हैं जो अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, उसके बाद जो है वो यूरोप जाता है, उसके बाद थर्ड ग्रेड मटेरियल जो है वो बनता है वो पाकिस्तान और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाता है जो कि बहुत सस्ता होता है। तो क्या वहाँ भी ओवरसीज चाइनीज को ज़मीनें दी गई ऐसी? जी हाँ, ओवरसीज चाइनीज जो हैं, आपने देखा होगा पूरी दुनिया में चाइना टाउन है, यहाँ पर भी हर बड़े शहर में चाइना टाउन है। और चाइनीज़ चूंकि एक बहुत बड़ी नेशन है बाय आदाद के हिसाब से भी, मतलब इन फिगर दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, तो उनकी इतनी बड़ी तादाद है, वो जो रेमिटेंस करते हैं बाहर से, वो उससे बहुत चाइना ने उरूज हासिल किया। और फिर चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया उनको, इलेक्ट्रिसिटी, अब देखिए यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी? तो ये फ्री ट्रेड जोन में क्या होता है कि मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता? हाँ, उसमें वो बिल्कुल, एक तो वन विंडो ऑपरेशन कहते तो यहाँ बहुत हैं कि वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देयर इज नो वन विंडो ऑपरेशन इन पाकिस्तान। देयर आर सो मेनी एजेंसीज, एक्सप्लोसिव का इंस्पेक्टर है, सेफ्टी का इंस्पेक्टर है, माइनिंग इंस्पेक्टर है, फायर का इंस्पेक्टर है, वो हर आदमी अपना अपना हिस्सा उसमें मांगता रहता है। आप एक कोई छोटी सी भी इंडस्ट्री लगाने जाएं, एक कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में आप 600 गज का प्लॉट लें और उसके पे कोई मामूली सी चॉकलेट की फैक्ट्री लगाना चाहें या कोई ये शाही सुपारी की कोई इंडस्ट्री लगाना चाहें, आप देखें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। 11-12 एजेंसी सुना पीछे पड़ जाती है। तो आप लोगों का प्रपोजल ये है कि गवर्नमेंट कोई एरिया दे दे आप लोगों को, आप उसमें इंडस्ट्री लगाएं, ना आपको गवर्नमेंट किसी किस्म की सपोर्ट करे, ना आपको इंटरफेयर करे, आप अपनी फैक्ट्री लगाएं, आप फायदा करें, नुकसान करें। जैसे आपने देखा अभी सीएनजी पंप्स की कितनी मशरूम ग्रोथ हुई, हालांकि इसमें भी तकरीबन 14 एजेंसी से जो है ना इस्लामाबाद तक से जो है वो चाहिए होता है सर्टिफिकेट, क्या क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उसके बावजूद आप देखें कितना लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। पोटेंशियल तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बहुत है, इसलिए कि आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे।
हाँ, लेबर कॉस्ट आपके जी यहाँ हाँ। बहुत फेवरेबल है। अगर आप देखें कि अमेरिका में जो इस वक्त कार इंडस्ट्री चल रही है, जी जी, तो जीएम वाले $73 पर आवर ले रहे हैं यूनियनाइज्ड वर्कर, टोयोटा वगैरह $40-45 ले रहे हैं। तो उसके मुकाबले में तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है लेबर बहुत ही चीप है, और इकनॉमिकली तो कोई रीज़न नहीं है कि ये इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट ना हो जाए। तो आप लोगों का ख्याल ये है कि अगर फ्री ट्रेड जोन हो चाइना जैसा, जी जी, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाएंगे, साथ साथ ये जीएम वगैरह भी अपने प्लांट्स वगैरह यहाँ ला सकते हैं, और इससे बहुत बड़ी आबाद तादाद में जो है लोग, लोकल आबादियों को ये फ़ायदा होगा कि वो उनको जॉब मिल जाएगी। यही आपका प्लान? जी हाँ, एक्चुअली जैसा आपने कारों की मैन्युफैक्चरिंग का कहा, पाकिस्तान में भी गाड़ियां बनती हैं, वही कंपनीज इंडस मोटर और वो जो टोयोटा कंपनी है, होंडा वाली कंपनी पाकिस्तान ही बना रही, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, जबकि वो उसका जो बेनिफिट है वो अपनी लेबर को नहीं मुंतकिल करते। लेबर जो है बहुत चीप है, मालिकान इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। कार्टेल यहाँ पे बना हुआ है, वो कार्टेल जो है उस मिनिस्टर को ब्राइब करते हैं, और वो प्राइसेस जो हैं हमेशा गाड़ियों की बढ़ती रहती हैं। अच्छा, यही वजह है कि देखिए कि कार इंडस्ट्री यहाँ काफ़ी सालों से है जी, और जब ये शुरू हुआ था, जब उनको मराद दी गई थी कि इंपोर्ट ड्यूटी इतनी लगाई गई ताकि वो उनको प्रोटेक्शन मिले, तो एक एग्रीमेंट हुआ था कि हर साल वो इतनी इतनी चीज़ों को लोकली बनाना शुरू करेंगे और उसकी इंपोर्ट कम होती चली जाएगी। जी जी, डिलीशन प्लांट, सब्सिडरीज इंडस्ट्रीज जो बनानी थी उन्होंने। आज भी आप देख लें कि इंडस हो या सुजुकी हो, उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी इंडस्ट्रीज नजर नहीं आती, जो कि एक इंटेंशन होता है ऐसे इंडस्ट्री का, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री नहीं। और अकॉर्डिंग टू द इनिशियल एग्रीमेंट, अगर वो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री डेवलप ना करते तो उनके इमारात खत्म हो जाने चाहिए थे। जी हाँ, लेकिन वो खत्म नहीं होते। वही वजह वही है जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने अपने वादे भी पूरे नहीं किए और वो बेइंतहा प्रॉफिट भी ले रहे हैं। तो इस तरह से तो डेवलपमेंट नहीं होगी। जब तक आप कार इतने सस्ते नहीं बनाएंगे कि आप एक्सपोर्ट कर सकें, तो आप इतनी बड़ी आपकी इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो सकती। या अभी क्या, जब बूम पीरियड में 1.5 लाख गाड़ियां बन रही थी, अब तो शायद 70,000 बन रही हैं। ये तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू अमेरिका। जैसे अमेरिका में आई थिंक 1 करोड़ गाड़ी बनती है। जी हाँ, जीएम मोटर्स और जो बड़ी बड़ी मिला के। जर्मनी जो है वहाँ, जापान में 1 करोड़ 20 लाख गाड़ियाँ बनती है, तो उसके मुकाबले में 1.5 लाख तो कुछ भी नहीं है। मोदी साहब, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। नाजरीन, हम अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।